अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी बैक्टीरिया के सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टडी किया, उसकी सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया और उसमें मौजूद कैप्सूल को स्टडी किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल को। साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल की तरफ जाने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने बैक्टीरिया के जिन ऑर्गेनेल्स को पहले स्टडी किया, हम उनको इस डायग्राम की मदद से रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इस पूरे सेल स्ट्रक्चर के आसपास आपको एक ग्रीन कलर की लेयर नजर आ रही है। ये ग्रीन कलर की जो लेयर है, जो बैक्टीरिया के मुकम्मल सेल के बाहर उसको घेरे हुए है, इसको हम नाम देते हैं कैप्सूल का। और हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बात भी की थी कि बैक्टीरिया की कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनके सेल के बाहर कैप्सूल मौजूद होता है, जो कि जिलेटिनस है, मतलब वो स्टिकी करैक्टरिस्टिक्स रखता है। और इन स्टिकी करैक्टर्स की वजह से बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का सेल अपने आप को किसी भी सरफेस के साथ भी अटैच कर सकता है और कॉलोनीज बनाने के लिए भी ये कैप्सूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैप्सूल के बाद आपको ब्लैक कलर में ये जो लेयर नजर आ रही है, ये है सेल वॉल। और ये वही सेल वॉल है जिसकी कंपोजिशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है और बैक्टीरिया, इसकी बेस पे हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी स्टडी किया। सेल वॉल के अंदर आपको एक तीसरी लेयर नजर आ रही है, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, ये बैक्टीरिया की लिविंग मेम्ब्रेन है। इट मीन्स कि जो लाइफ का, जिंदगी का आगाज है, वो इसी मेम्ब्रेन से हो रहा है। प्यारे बच्चों, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये एक फ्लूइड नजर आ रहा है, एक लिक्विड कंटेंट नजर आ रहा है। ये जिस लिक्विड कंटेंट के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में वाटर मौजूद होता है और बाकी चीजें भी कुछ और मौजूद होती हैं। तो इस लिविंग कंटेंट को ही हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। और ये वही साइटोप्लाज्म है जिसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म में मौजूद जेनेटिक मटेरियल जो है, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कहां पर किस तरह से बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। सेल वॉल जो है, ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोट्स हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन बैक्टीरियल सेल वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें रेस्पिरेशन भी है, और इसके अलावा और बहुत सारे रिएक्शंस। वापिस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। तो जैसा कि आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन ने एक फ्लूइड को, एक लिक्विड कंटेंट को सराउंड किया हुआ है, जिस लिक्विड कंटेंट के अंदर आपको काफी सारे और ऑर्गेनेल्स भी नजर आ रहे हैं। तो इस लिक्विड कंटेंट को साइटोप्लाज्म कहते हैं। चूंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिसको इसने जगह दी हुई है, इसलिए हम साइटोप्लाज्म को स्टोर हाउस ऑफ द बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो उसका स्टोर हाउस होता है। अब इस स्टोर हाउस के अंदर दो चीजें मौजूद हैं। नंबर 1 है डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर जो बेस है, जो ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज पाई जाती है, दैट इज वाटर। और इस वाटर के अंदर फिर आयंस भी होते हैं, इस वाटर के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं और बहुत सारे एंजाइम्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। दीज आर द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल। द नेक्स्ट इज लार्ज सब्सटेंसेस। इट मींस
क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये स्टोर हाउस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत सारे लार्ज सब्सटेंसेस को भी अपने अंदर रखे हुए हैं। उन लार्ज सब्सटेंसेस में क्या क्या चीजें आती हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियाई। अब इस डायग्राम की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि इस सेल के अंदर न्यूक्लियाइड कौन सी जगह है। ये जो आपको सेंटर वाला डेंस एरिया नजर आ रहा है, ये डेंस एरिया जिसके अंदर ये डीएनए आपको नजर आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें सिंगल एक ही क्रोमोसोम होता है। तो ये पूरे का पूरा ये डेंस एरिया जो, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसकी वजह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो और साइटोप्लाज्म किसी हद तक यहाँ पर आकर मिक्स भी होते हैं। तो ये सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये पूरे का पूरा जो सर्कुलर दरमियान में एक डेंस एरिया आपको नजर आ रहा है, दैट एरिया इज बेसिकली नोन एज न्यूक्लियाइड। यानी हम कह सकते हैं कि ये सेंटर में पाया जाता है, ये डेंस है और ये इरेगुलर शेप है और इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज द क्रोमोसोम और इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। लेकिन एक बात और भी जहन में रखें कि बैक्टीरियल डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती, विच इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। तो हमने यहां पर ही देख लिया कि इसका जो डेंस एरिया है या न्यूक्लियाइड है उसके अंदर डीएनए होता है। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो इसी न्यूक्लियाइड वाली रीजन में मौजूद है और सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है। और चूंकि सिंगल क्रोमोसोम है इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो हैप्लॉइड होता है। इसके अंदर 1n जो है वो क्रोमोसोम है, क्योंकि इसमें सिंगल क्रोमोसोम ही मौजूद है और उस क्रोमोसोम के अंदर फिर हम जानते हैं कि डीएनए मौजूद होता है। डीएनए से मिलकर बने हिस्टोन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आता है मेसोसोम। तो हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है बैक्टीरिया के सेल की सेल मेम्ब्रेन जो आपको यहां पर ये नजर आ रही है रेड कलर में। ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से कुछ इन्वेजिनेट हो जाती है और अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर यहां से फिर क्लोज हो जाती है और एक मुकम्मल इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेसोसोम। यही स्ट्रक्चर है जो मेसोसोम कहलाती है। यानी हम अगर मेसोसोम की बात करें तो हम कह सकते हैं the invagination of bacterial cell membrane is known as mesosomes। और mesosomes का फंक्शन क्या है? मेसोसोम्स के पास बेशुमार एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम इस सेल की रेप्लिकेशन में, उसकी ट्रांसक्रिप्शन, उसकी ट्रांसलेशन, इन सारी चीजों में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो फोर्थ ऑर्गेनेली है दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम्स जो हैं, हमने यूकैरियोटिक सेल में भी इनके बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राइबोसोम्स आर बेसिकली ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स which are present in two forms. Either they are freely floating in the cytoplasm, freely floating, or they are attached with the सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये जो आपको ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं बेसिकली दे आर द राइबोसोम स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स। इस डायग्राम में आपको ओवरलैपिंग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो कुछ राइबोसोम्स ऐसे भी हैं जो कि इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं दे आर राइबोसोम्स और ये राइबोसोम्स फ्री फ्लोटिंग है बट दे आर अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन। ये अटैच्ड है। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। जो एक सब यूनिट है लार्जर और एक सब यूनिट है स्मॉलर। प्रोकैरियोट की चूंकि हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो लार्जर सब यूनिट है 50s का और स्मॉलर सब यूनिट है 30s का। एस जो है ये इसका यूनिट है विच इज ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, स्वेडबर्ग, एस फॉर स्वेडबर्ग। और जो इन स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स को हम सेपरेट करते हैं
ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड में हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनेली को हम उसके साइज, उसके वेट और उसके मास के बेस पे डिवाइड करते हैं। अब ये सेल के अंदर जब इन्होंने प्रोटीन से, हम जानते हैं कि राइबोसोम का बेसिक जो फंक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे होते तब तो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जो हैं ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर जाते हैं। अब अगर इस डायग्राम की बात करें तो ये है हमारे पास 30s का सब यूनिट और ये है लार्जर वाला 50s का, और जब ये ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये वाले दोनों सब यूनिट्स ओवरलैपिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स ये मिलकर बनाएंगे 70s का पार्टिकल। अब ये 30s है, ये 50s है, जबकि यहाँ पर जो बन रहा है वो 70s है। उसकी वजह ये है, हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम होता है। जब ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मास है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर 30 और 50s के मिलने से 70s का पार्टिकल बनता है। तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है, 80s पार्टिकल यूकैरियोट्स में बनता है जबकि 70s का जो पार्टिकल है वो प्रोकैरियोट्स में बनता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास प्लाज्मिड। हमने स्टार्ट में बात की बैक्टीरियल क्रोमोसोम की और हमने कहा कि इसमें डीएनए भी है, इसमें क्रोमोसोम भी है, और जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो बैक्टीरिया के इसी क्रोमोसोम में होती है। इसके अलावा जितना भी ये रेप्लिकेशन वगैरह का प्रोसेस है वो भी यही क्रोमोसोम और डीएनए करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली। यहाँ हम जब प्लाज्मिड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली है विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, जबकि इनके अंदर प्रोटीन, क्रोमोसोम्स और डीएनए ऑलरेडी मौजूद है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, यानी ये डीएनए ही है लेकिन ये बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा मिला है, और ये सर्कुलर है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में आता है और यहाँ से अपने ऊपर ही ओवरलैप करके इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता है। बिफोर और आफ्टर सेल डिवीजन से पहले भी और हो सकता है और सेल डिवीजन के बाद भी हो सकता है। ये प्लाज्मिड अपने आप को क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है और 1 से 2 में तकसीम हो जाता है। जब बैक्टीरिया बाइंडिंग फिशन करते हैं तो हर एक को एक प्लाज्मिड मिल जाता है। अब जब बैक्टीरिया के पास जेनेटिक मटेरियल तो ऑलरेडी है, डीएनए भी है, क्रोमोसोम भी है, तो फिर इसका क्या फायदा है? ये प्लाज्मिड जो है कि स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसका डिफेंड करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। यानी कि जब भी फॉर एग्जांपल हम बीमार होते हैं, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मिड है ये उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है और उनके असर को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इट मीन्स कि ये उसके लिए डिफेंस सिस्टम के तौर पे भी काम करता है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, ये तो फ़ायदा था बैक्टीरिया को, उससे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो इंसान हासिल कर रहा है इस प्लाज्मिड से, दैट इज़ इन बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस प्लाज्मिड को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास बहुत सारी जीन्स मौजूद होती हैं और हम इसको यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। जब हम जीन थेरेपी करते हैं, जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं या हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन हो गई, यानी कि जो भी चीज़ हम क्लोनिंग के मेथड से बना रहे होते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए हमें एक जीन को, फॉरेन जीन को दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए, दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक वेक्टर की। और सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाला जो वेक्टर है दैट इज़ प्लाज्मिड। यानी कि ये बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस देने के साथ साथ इंसान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 3
ऑर्गेनाइज की बात की जिसमें कैप्सूल था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन थी और जिसमें सेल वॉल थी, और जो रिमेनिंग हमारे बैक्टीरिया के सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनाइज थे वो हमने आज स्टडी किए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरियल सेल के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।